कोई सा भी सिस्टम हमें कहा गया, फॉर एग्जाम्पल in any problem, in any context, it's given the system is 10 grams of H2O. ग्राम्स ऑफ H2O, सिर्फ इतनी सी बात लिख दी गई। अब आप मुझे बताइए कि सिर्फ इस बात को सुनकर 10 ग्राम्स ऑफ H2O, सिर्फ इस बात को सुनकर क्या आप मुझे अभी बता सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये किस फिजिकल स्टेट में है, ये किस थर्मोडायनामिक स्टेट में है? क्या आप इस बात को बता सकते हैं? कभी नहीं। इस 10 ग्राम्स ऑफ H2O की स्थिति कई पॉसिबल है। इट मे बी इन लिक्विड स्टेट, इट मे बी वाटर, it may be in solid state, it may be ice, it may be in vapor state, it may be in gaseous state, that is steam. अब इस जगह पर 10 ग्राम ऑफ H2O की पॉसिबल फिजिकल स्टेट कई सारी है जो कि आप सिर्फ इतनी सी बात सुन के कभी नहीं बता सकते। सिर्फ 10 ग्राम ऑफ H2O यदि बोल दिया जाए तो आप कभी नहीं बता पाएंगे कि इस सिस्टम की फिजिकल स्टेट या थर्मोडायनामिक स्टेट क्या है। इस सिस्टम की थर्मोडायनामिक स्टेट जानने के लिए और समझने के लिए हमें कुछ मिनिमम वेरिएबल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। दोस वेरिएबल्स विच टेल्स अस the thermodynamic state of any system are termed as thermodynamic state variables. There are 3 thermodynamic state variables. The first is pressure, which we denote by P. The second is volume, which we denote by V. And the third is temperature, which we denote by T. These are the 3 thermodynamic state variables. We have got 3 thermodynamic state variables: pressure, volume and temperature. यदि हमें किसी भी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पता लग जाए तो इन तीनों वेरिएबल्स को देखकर हम उसकी फिजिकल स्टेट बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी समय हम डिस्कस करते हैं, मुझे फटाफट जवाब दीजिएगा। मैंने कहा 10 ग्राम्स ऑफ H2O और साथ में लिख दिया एट 1 एटमॉस्फियर 10 ml and 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लुकिंग एट दिस pressure, volume and temperature condition, 10 grams of H2O 1 atmosphere pressure पर, 1 atmosphere मतलब the pressure जो हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल। वॉल्यूम is 10 ml, temperature is 25 डिग्री सेंटीग्रेड. It's sure that it must be in liquid state, it must be water. It must be in liquid state, that is water. प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को देखकर आपने यह बात कंक्लूड कर ली। यदि मैं कह दूं प्रेशर 1 एटमॉस्फियर, वॉल्यूम 10 लीटर्स, टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड, इस कंडीशन को देखकर कि 10 ग्राम्स ऑफ वाटर ही है, 10 ग्राम्स ऑफ H2O ही है, मगर प्रेशर है उसका 1 एटमॉस्फियर जो सराउंडिंग का है, वॉल्यूम है उसका 10 लीटर्स और टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ व्हाट डू यू थिंक? यह सिस्टम इट मस्ट बी इन
gaseous state, that is steam. It must be steam. ये बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चला गया है, इसे स्टीम होना चाहिए। और यदि हम लिख दें द प्रेशर इज 1 atmosphere, वॉल्यूम इज 10 ml and temperature is minus 10 degrees centigrade. Looking at this pressure, volume and temperature condition, we used to say that this temperature is minus 10 degrees centigrade. It is below the freezing point. Definitely it must be in solid state. बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. It must be ice. Solid or it must be ice. और यदि इसी के लिए लिखा हो प्रेशर 1 एटमॉस्फियर, वॉल्यूम 10 लीटर्स और टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर 1 एटमॉस्फियर, हमारे चारों तरफ जो प्रेशर है, रूम प्रेशर, वॉल्यूम 10 लीटर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या होना चाहिए? लिक्विड के लिए तो वॉल्यूम 10 ml है, 10 ग्राम ऑफ H2O, और वो 10 लीटर्स का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगे। 10 ग्राम्स ऑफ H2O और वो 10 लीटर्स का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगे, वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इट मस्ट बी वाटर वेपर। हमारे चारों तरफ एयर के अंदर H2O डिजॉल्व है, और हमारे चारों तरफ एयर के अंदर जो H2O डिजॉल्व है उसे हम कहते हैं वाटर वेपर। दिस इज वाटर वेपर। इट मस्ट बी इन वेपर स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उसे आपने स्टीम कहा, उसे आपने गैस कहा। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हवा में जो H2O डिजॉल्व है उसे आप गैस, परफेक्ट गैस नहीं कहते हो, उसे आप स्टीम नहीं कहते हो, उसे आप वेपर्स कहते हो, वाटर वेपर्स कहते हो। उसका बिहेवियर परफेक्टली गैसियस स्टेट जैसा नहीं होता है, उसका बिहेवियर गैसेस के बिहेवियर से काफी अलग है। स्टीम का बिहेवियर गैस जैसा होता है, वेपर्स का बिहेवियर परफेक्टली गैस जैसा नहीं होता। हाउ इट डिफर्स आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे। और यदि प्रेशर हो 1 एटमॉस्फियर, वॉल्यूम हो 10 लीटर्स और टेम्परेचर हो -20 डिग्री सेंटीग्रेड, वही 10 ग्राम H2O, प्रेशर वही 1 एटमॉस्फियर जो जनरल रूम प्रेशर होता है, वॉल्यूम 10 लीटर्स और टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंडीशन पर जो 10 ग्राम्स ऑफ H2O है वो किस फिजिकल स्टेट में होएगा, उसकी क्या थर्मोडायनामिक स्टेट होगी? कैन यू थिंक ऑफ? इट्स कॉल्ड फॉग। कनाडा में, ग्रीनलैंड में, जहां टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर भी एयर के अंदर वाटर डिजॉल्व होता है, और वहां जो वाटर डिजॉल्व है वी कॉल इट फॉग। वहां पर भी H2O डिजॉल्व होता है, वो 10 लीटर्स का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 1 एटमॉस्फियर पर। दिस इज इवन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर स्टेट में है। ऑब्जर्व दैट 10 ग्राम्स ऑफ H2O की ये सभी फिजिकल स्टेट है। सिर्फ 10 ग्राम्स ऑफ H2O बोल देने से हमें उस सिस्टम का फिजिकल स्टेट, उसकी थर्मोडायनामिक स्टेट कभी भी पता नहीं लगती है, कभी भी समझ में नहीं आती है। किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट फिजिकल स्टेट, एग्जैक्ट थर्मोडायनामिक स्टेट बताने के लिए, समझने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ मिनिमम वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी होती है,
Those variable we call them thermodynamic state variable, and those thermodynamic state variables are pressure, volume and temperature. ध्यान रहे इसके पहले गैसियस स्टेट में भी हमने इन्हीं तीन वेरिएबल्स को बड़ा डिटेल में स्टडी करा था, मगर हमने वहां पर इनको कोई नाम नहीं दिया था. बट एट दिस स्टेज अब हमें यह समझ जाना चाहिए कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यही तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनसे हमें किसी भी सिस्टम का फिजिकल स्टेट, उसका थर्मोडायनामिक स्टेट की जानकारी लगती है. इसीलिए थ्रू आउट द केमिस्ट्री हम इन तीन वेरिएबल्स को तो हमेशा स्टडी करते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, इनके बारे में बात करते ही रहेंगे. हर सिस्टम का थर्मोडायनामिक समझने के लिए सबसे पहले उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जानना, उसको मेंशन करना वह जरूरी होता है. तभी आप आगे किसी भी तरह का उसका थर्मोडायनामिक सीख पाओगे और समझ पाओगे. नाउ the next is thermodynamic quantities. Thermodynamic quantities. Any physical quantity whose value depends on thermodynamic state variables would be called thermodynamic quantity. Any physical quantity, कोई सी भी ऐसी physical quantity whose value depend on thermodynamic state variables, means whose value depends on pressure, volume and temperature, would be called thermodynamic quantities. We used to say चार थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम बड़े डिटेल में इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स में और थर्मोकेमिस्ट्री में समझेंगे. द फर्स्ट क्वांटिटी इज इंटरनल एनर्जी. ऑल्दो अभी मैं सिर्फ इनके नाम ही लिख रहा हूं, we denote it by E or U. The first thermodynamic quantity is internal energy. हम कहते हैं कोई सा भी सिस्टम है उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, और वो जो इंटरनल एनर्जी है वी डिनोट इट बाय कैपिटल ई और बाय कैपिटल यू. उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, और वह इंटरनल एनर्जी इस बात पर निर्भर करेगी कि उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है. जैसे मैंने कहा 10 ग्राम्स ऑफ H2O, 10 ग्राम्स ऑफ H2O, ये तो हमारा सिस्टम हो गया. अब इस 10 ग्राम्स ऑफ H2O के पास कुछ एनर्जी है, जिस एनर्जी को हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी, उसके अंदर की एनर्जी. वो जो इंटरनल एनर्जी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि वह आइस है या वाटर है या वाटर वेपर है या स्टीम है या फॉग है. हम कहते हैं यदि वो आइस होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी सबसे कम, यदि वह वाटर होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी ज्यादा, और यदि वो स्टीम होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी काफी ज्यादा. 10 ग्राम्स ऑफ H2O की इंटरनल एनर्जी
depends on pressure, volume and temperature. It's a thermodynamic quantity because the value of this quantity depends on pressure, volume and temperature. It depends on thermodynamic state variables. Any physical quantity whose value depend on thermodynamic state variable would be termed as thermodynamic quantities. Such quantities we would be studying in this chapter. Such quantities we would be referring in this chapter. Such quantities would be the concerned in this chapter. One of those quantities internal energy. 4 थर्मोडायनामिक क्वांटिटी हैं जिन्हें इस चैप्टर में हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। अभी मैं सिर्फ उनके नाम लिख रहा हूं और नोटेशन लिख रहा हूं। बड़े डिटेल में आगे के चैप्टर्स में, आगे के कवरेज में बताऊंगा। द सेकेंड क्वांटिटी दैट विल स्टडी इज एंथैल्पी। एंथैल्पी विल डिनोटेड बाय एच। क्या होती है मैं समझाऊंगा, अभी सिर्फ नोट डाउन कर लें। एंथैल्पी जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी. इट्स वैल्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. द अनदर क्वांटिटी इज एंट्रोपी. वी डिनोटेड बाय एस. वंस अगेन क्या होती है अभी मत पूछिए, अभी मत सोचिए, अभी तो सिर्फ लिख लीजिए कि एंट्रोपी एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है. इसकी वैल्यू प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. इसको एस से डिनोट करा जाता है और इस चैप्टर में हम एंट्रोपी क्या होती है इसे भी समझेंगे. एंड द फोर्थ क्वांटिटी इज गिब्स एनर्जी. वंस अगेन डिनोटेड बाय जी. I am not interested right now in explaining all these quantities. समय आने पर, सही समय पर मैं इन सारी क्वांटिटीज को समझाऊंगा. अभी सिर्फ नोट डाउन कर लिया जाए कि यह 4 थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज है जिन्हें हम इस चैप्टर को पढ़ते समय बड़ा डिटेल में सीखेंगे और समझेंगे. Then the next is the concept of thermodynamic process. Thermodynamic process. देखिए, कोई सा भी हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ चेंजेस होंगे. वी यूज टू से एनी चेंज इन thermodynamic state variable would be termed as thermodynamic process. थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल में, प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में किसी भी तरह का कुछ भी चेंज आता है तो उसे हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहेंगे. एनी चेंज, एनी वेरिएशन इन थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल वुड बी टर्म्ड एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस. मैं समझाता हूं. देखिए, यह चौक है. इस चौक को मैंने तोड़ दिया. इस चौक को मैंने तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए. इस चौक को तोड़ने के दौरान क्या प्रेशर में कोई परिवर्तन आया? नहीं. क्या वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आया? नहीं. क्या टेम्परेचर में कोई परिवर्तन आया? नहीं. इस चौक को तोड़ने के दौरान न तो प्रेशर में कोई चेंज आया है, न वॉल्यूम में कोई चेंज आया है, न टेम्परेचर में कोई चेंज आया. इट्स नॉट अ
थर्मोडायनामिक प्रोसेस। यह थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं है, विल सिंपली कॉल इट अ मैकेनिकल प्रोसेस। जब मैंने इस चॉक को तोड़ा तो इस चॉक के साथ में कोई मैकेनिकल प्रोसेस हुआ। इट वोंट बी कॉल अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस? The process would be termed as thermodynamic process if there is some change in the value of thermodynamic state variables. यदि यह चॉक गर्म हो जाता, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता, तो हम कहते हैं कि इस चॉक के साथ थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से चले और पानी की बोतल लेकर चले, रेफ्रिजरेटर से आपने पानी की ठंडी बोतल ले ली, यह सोचकर कि आज क्लास में बैठकर ठंडा पानी पीते रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे और ठंडा पानी पीते भी रहेंगे, काफी ज्यादा गर्मी है। और वह पानी की बोतल आपने क्लासरूम में टेबल पर रख दी और वह ठंडे पानी की बोतल क्लासरूम में रखे रखे धीरे धीरे गर्म हो रही है, उसका पानी गर्म हो रहा है। नाउ दैट प्रोसेस विच इज ऑकरिंग विद दैट वाटर, that is a thermodynamic process. For example, a balloon, it burst. एक बैलून, एक गुब्बारा जिसमें हवा भरी हुई है, वो बर्स्ट हो जाता है। उसके बर्स्ट होने के दौरान उसका प्रेशर चेंज हो जाता है, उसके अंदर जो गैस भरी है उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उसके अंदर गैस का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। That is a thermodynamic process. For example, इस कमरे के अंदर जो एयर है, ड्यूरिंग समर सीजन एंड विंटर सीजन, द टेम्परेचर चेंज, इट एक्सपांड्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर के अंदर भरा हुआ पानी, उसको हम गर्म करते हैं और उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है। दैट इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। हम कहते हैं एनी प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज सम चेंज इन थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल वुड बी टर्म्ड एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। मैं लिखता हूं एनी variation in pressure, volume or temperature would be termed as thermodynamic process. अब a thermodynamic process may be of infinite type. Any system may undergo thermodynamic process in infinite manner. कोई से भी सिस्टम के साथ प्रोसेस किसी भी तरह से हो सकता है, बट अंडर सर्टन स्पेसिफिक कंडीशन वी हैड इंट्रोड्यूस्ड स्पेसिफिक नेम टू द प्रोसेस. वी हैव गॉट 4 टाइप ऑफ प्रोसेस अंडर सम स्पेशल कंडीशन. मैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो 4 तरह के हो सकते हैं वह बताता हूं. ड्यूरिंग अ प्रोसेस जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इट मे ऑकर दैट ड्यूरिंग अ प्रोसेस प्रेशर में रिमेन कांस्टेंट. प्रोसेस के दौरान प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है. इट मे ऑकर लाइक ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम में रिमेन कांस्टेंट. It may occur like during the process temperature may remains constant, or it may occur like during the process system may not exchange any heat, its heat may remains constant. Depending on this 4 different conditions, we have got 4 special names
to thermodynamic process. The first type of process is isothermal process. Isothermal process. And during isothermal process, temperature remain constant. Or I will say, during any process, if temperature remains constant, it's termed as isothermal process. किसी भी प्रोसेस के दौरान यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसे आप आइसोथर्मल प्रोसेस कहोगे. कहीं पर भी यदि यह बात लिखी हुई है द प्रोसेस आइसोथर्मल, in that case we conclude that during this process temperature remains constant. The second process is isobaric process. Isobaric process. During isobaric process, pressure remains constant, or any process during which pressure remain constant is termed as isobaric process. In any problem, in any context, if it is mentioned that isobaric terms appears, in that case immediately we conclude that during this process pressure would remain constant. Constant pressure means isobaric condition. Isobaric process means constant pressure. The third type of process is isochoric process. During this process, volume remain constant. Any process during which volume is constant, we call it isochoric process. कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम में यदि आइसोकोरिक टर्म आपको दिखने लगे तो उसी समय समझ जाइए कि यह प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. If isochoric term is mentioned in any problem, we conclude that the processes during the process volume would remain constant. During isochoric process, volume remains constant, or wherever the volume is constant, it's termed as isochoric. And the fourth type of process, we call it adiabatic process. Adiabatic process. Read it as adiabatic process. इसको आप ए डायबिटिक मत करो, ए डायबिटिक नहीं है. स्पेलिंग देखो, adiabatic. It's adiabatic process. Adiabatic process means the process during which heat remains constant. Heat is not exchanged between system and surrounding. Any process during which heat remains constant. Heat is denoted by Q. Heat is denoted by Q. यदि किसी भी प्रोसेस के दौरान हीट कांस्टेंट रहती है, हीट एक्सचेंज नहीं होती है, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा. कहीं पर भी यदि एडियाबैटिक टर्म लिखा हुआ हो, इसका मतलब आप समझ जाइए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट. या कहीं पर भी यदि हीट एक्सचेंज नहीं दिख रहा है, मतलब उसको एडियाबैटिक कहते हैं. Adiabatic process is also termed as isoentropic process. अब यह नाम मैं क्यों दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं, इस बात को तो शायद मैं 12th स्टैंडर्ड में समझाऊंगा. अभी तो सिर्फ आप इस नाम को लिख लीजिए और इस कंडीशन को देख लीजिए, दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. अभी इसकी वजह हम अभी नहीं देखेंगे. जब हम आगे कंसेप्ट को और समझेंगे, इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड में हम इस बात को देखेंगे कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं. इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस, इज ऑल्सो टर्म्ड एज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस.
क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी एस कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी क्या होती है अभी मैंने बताया नहीं। जब मैं एंट्रोपी बताऊंगा तब इस टर्म को भी समझाऊंगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, और जहां एंट्रोपी कांस्टेंट रहे तो उसको आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस ही आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कहलाता है। जब हीट एक्सचेंज नहीं होती है तो एंट्रोपी भी चेंज नहीं होती। These are the 4 types of process which we will come across while studying the chapter. In fact, process तो infinite type के होते हैं, मगर इन conditions की होल्ड करने पर उन प्रोसेस को स्पेशल या स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। अब वंस अगेन माइक ले लीजिए, मैं कुछ प्रोसेस इसी समय बोलता हूं और आप इमीडिएटली सोचकर मुझे बताइए कि यह जो मैं बोल रहा हूं यह कौन सा प्रोसेस है। स्टीमिंग ऑफ राइस इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम्ड राइस का बनना, इसे आप कौन सा प्रोसेस कहोगे? इट्स डेफिनेटली, बिल्कुल सही, इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस। क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जब स्टीम्ड राइस बनते हैं वहां पर आप हीट देते हो, हीट के देने से उसके अंदर हीट जा रही है, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हो। और वो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर हाई प्रेशर डेवलप होता है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। मगर क्या कभी आपने प्रेशर कुकर को फैलते देखा है? क्या कभी सिकुड़ते देखा है? क्या उसके वॉल्यूम में कभी कोई परिवर्तन आते देखा है? ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वॉल्यूम डज नॉट चेंज। Since volume does not change, hence we should call it a isocoric process. इस कमरे में मैं कोयला जला दूं, combustion of charcoal in this room or any combustion process, मैं लकड़ी जला दूं, चारकोल जला दूं या पेट्रोल इधर फैला दूं, पेट्रोल को जला दूं, what type of process this would be? This would be definitely isobaric process. क्योंकि जब इस कमरे में मैं कोयले को जलाऊंगा तो हीट लिबरेट होगी, हीट बाहर निकलेगी, हीट कांस्टेंट नहीं है। उस जलते हुए कोयले को मैं हाथ नहीं लगा सकता, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। ढेर सारी CO2 जब फैल रही है तो वॉल्यूम एक्सपांड, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती जा रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। मगर throughout this process surrounding का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, बिफोर द प्रोसेस, आफ्टर द प्रोसेस, सराउंडिंग का प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर है, प्रेशर इज कांस्टेंट। आई शुड कॉल इट आइसोबारिक प्रोसेस।